बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। आपसे बार बार हम बताते हैं कोविड की मौजूदा सूरत हाल जो कि बिगड़ती जा रही है, तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एहतियात करना है। कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। आज के प्रोग्राम में जी हमारे मेहमान भी होंगे, बहुत सारे सवालात भी होंगे, बहुत सारी खबरें भी होंगी, लेकिन खबरें कुछ नई नहीं हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं। खैर आगे चल के ज़रूर हम वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये मैं बताती चलूँ कि आज के शो में हम कुछ स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग फ़िश के शौकीन हैं उनको कुछ स्पेशल बताएंगे, और जो लोग फ़िश नहीं खाते, अफादियत क्या है उसका भी तस्करा होगा। आगाज़ आज की अच्छी बात से करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इससे पहले मैसेज के अंदर ये ज़िक्र फरमाया था कि 7 वो आदमी हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उसमें से दूसरा वो शख्स जिसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह। दूसरा वो खुशनसीब इंसान है जिसने अपनी जवानी की इब्तिदा अल्लाह की याद से की हो। जिस नौजवान ने अपनी जवानी की इब्तिदा अल्लाह की याद से की हो, ये वो खुशनसीब नौजवान है जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। ए अल्लाह, हमारे तमाम नौजवानों को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाई। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर की। और अब आपको जी हम बताते चलें कोविड के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से कोविड की सूरत हाल बिगड़ रही है। इस पर एक अच्छी चीज़ जो कि मुझे अच्छी लग रही है, आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। कोरोना टेस्ट घर पर किया जा सकेगा, और इसके लिए जो एक स्पेशल किट है उसकी फ़रोख्त की इजाज़त अब दे दी गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट अब मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से मिल सकेगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। यानी अब आप बासानी घर बैठे भी देख सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। इसको मज़ीद आसान कर दिया गया है। महंगे टेस्ट से शायद जान छूट जाएगी। इसके साथ आप अभी अपडेट जो मौसूल हुई है उसके मुताबिक पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो कोविड की 13.9 तक जा पहुंची है। कहां से हम शुरू हुए थे इस 5वीं लहर में, कहां तक आ पहुंचे हैं। अब केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, अमवात भी रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं। ऑल्दो लोग जो थे वो कह रहे थे कि जी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये फैल बहुत ज़्यादा रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं ख़तरनाक नहीं, इससे अमवात भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं जी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। टॉप स्टोरीज़ हमारी क्या हैं उस पर भी जाएंगे। चलिए जी, पहले वेदर कहा जा रहा है। बाहर धूप अच्छी खासी निकली है। टुडेज़ वेदर शामिल कर लेते हैं। मायदा की तरफ चलते हैं जी। मायदा बताइए, मौसम आज कैसा है? बादल भी कभी कभी नज़र आ रहे हैं, कभी धूप भी है, तो ये मौसम की बदलती रुतें जो हैं कुछ समझ नहीं आ रही। कल बारिश की भी पेशगोई की गई है। आपके पास क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल है ना। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो सूरज और बादलों के दरमियान आज आंख में चोली का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की धूप की किरणें निकल रही हैं और कभी बादल जो है सूरज को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। इसी के साथ 3 बजे तक आज इसी तरह से बादल और सूरज के दरमियान आंख में चोली का सिलसिला जारी रहने के साथ 3 बजे के बाद जो है बादल शहर पर छाए रहेंगे, जिसके बायस मौसम तो खूबसूरत है ही, लेकिन दूसरी जानिब शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा अभी भी वाक़या देखने में नज़र आ रहा है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। माहिरीन की जानिब से दौरान सफ़र जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाते हुए शहरियों को सफ़र करने की हदायत जारी की जा रही है। कल जुमेरात की रोज़ से बारिशों के अमकानात 70% बताए जा रहे हैं। अभी मौजूदा दर्जे हरारत महकमा मौसमियात की जानिब से 9 रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम जो है वो 7 रिकॉर्ड किया गया है। उसी के साथ कल से जो है 70% बारिश के अमकानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर जारी की जा रही हैं, उस पर अमल करते हुए शहर अपने आप को जो है फ़िज़ाई आलूदगी से बचाते हुए उन्होंने सफ़र करना है। जी थैंक यू सो मच। मायदा हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल से मायदा ने बताया शहर की सूरत हाल क्या है। सबसे पहली खबर, बल्दियाती इलेक्शन की हुकूमती तैयारियां। शहर में तरक्याती कामों के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस।
यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ खत्म, कुकिंग ऑयल 75 रुपए और घी 66 रुपए महंगा। रावी रोड स्कूल से घर जाती लड़की पर चाकू हमला, मुतासिरा लड़की थी इमदाद के बाद घर मुंतकिल। और खबरदार होशियार, नालों में कचरा फेंकने वाले अब जेल जाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कजाफी भट्ट साहब और अली साइद साहब आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आपके? अच्छा जी, आयशा कह रही हैं कि ब्रेक ले लें क्योंकि खबरों की जो डिटेल हम शेयर करने लगे तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि फिर हम जल्दी ब्रेक नहीं लगा सकेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और वो आपने सुन ही रखा होगा, माल का दारोमदार नीयतों पर होता है। नीयतें क्या हैं वो तो समझ भी नहीं आ रहा, समझने की कोशिश भी करें। खैर, बार बार बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां की जाती हैं, इस दफ़ा फिर तैयारियां की जा रही हैं और शहर में तरक्याती कामों के लिए 5.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। जब खबर की डिटेल पढ़ने की कोशिश की मैं तो परेशानी होकर रह गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा को 91, इजाज डियाल और हुमायूं अख्तर खान को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 152 स्कीमों की मॉनिटरिंग जिले इंतजामिया के सपुर्द की जाएगी। जी भट्ट साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, काम हो जाएगा? देखिए, काम हो ना हो, क्वेश्चन ये आता है कि आप गैर मुंतखब नुमाइंदों को बजट दे रहे हैं तरक्याती। जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं थी तो इस किस्म का अगर कोई बजट या कोई पैसे दिए जाते थे तो ये कहा जाता है कि प्री पोल धांधली की जा रही है। अच्छा, कारकर्दगी भी देखी जाती है कि फलां बंदे की क्या कारकर्दगी है, वो ये चीजें मैनेज कर पाएगा या नहीं, उस बुनियाद पर उनको फंड्स दें और कोई काम की उम्मीद। देखिए, कारकर्दगी तो कहीं पे भी नहीं देखी जाती। अगर कारकर्दगी आप देखें तो फिर एक पाई भी, एक ढेला भी किसी को नहीं मिलना चाहिए अगर आप कारकर्दगी की बात करें तो। इसलिए कारकर्दगी की बात स्पेशली इस हुकूमत के दौर में ना किया करें प्लीज, नहीं तो कारकर्दगी। इसी हुकूमत ने कारकर्दगी की, मेरिट की, पता नहीं किस किस की बातें की। स्लोगन यही था। बिल्कुल साई साहब, स्लोगन तो बहुत कुछ थे, नारे भी बहुत कुछ आप इनको कवर करते थे भट्ट साहब। अच्छा, ये हाँ मिला वो सॉरी भट्ट साहब, ये एक ना जुड़ जाती है चीज कि आपने ये किया, आपने ये खबर। अच्छा, ठप्पा मेरे पे लगा हुआ है, हालांकि मैं प्रोग्राम के अंदर बैठ के इवन अपनी खबरों के अंदर भी इतनी तनकीद करता हूं, मैं गवाह हूं कि भट्ट साहब तनकीद भी अच्छी खासी करते हैं। इसके बावजूद मेरे ऊपर से ठप्पा। अच्छा, कोलीग्स की नजर में भी बुरा, बीटीआई की नजर में भी बुरा। आप मुझे बताएं, आप बंदा जाए तो लगता है बीट रिपोर्टर सपोर्टर्स भी बन जाते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं बना। अन्य खबर पे रहे हम तो ज्यादा। देखिए, 5 अरब रुपए आप मुख्तस कर रहे हैं तरक्याती कामों के लिए। अगला साल मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा भट्ट साहब, इससे पहले मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग एक ही सवाल करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होंगे भी या नहीं? देखिए, होने तो चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी जो हल्का बंदियां वो कंप्लीट कर रहा है और वो विलिंग है कि हम इलेक्शन करवा दें। अब जो असल कहा पंजाबी दे विच अड़ी आ रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से पड़ रही है। गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, देखें जो केपीके के अंदर हुआ इनके साथ, ये इनको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये इतनी बड़ी रकम जो है देने का मकसद ही यही है कि आप पैसा बेतहाशा खर्चें, खजाने के मुंह खोल दिए कि आप इन लोगों को दें और किसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन जीते। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है ना, मैं आपको बताऊं, ये बल्दियाती इलेक्शन अगर करवा भी दे तो इनको वो कामयाबी हासिल नहीं होनी जो ये नतीजा लेना चाहते हैं। और ना ये वक्त भी वो आ चुका है। ये तो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, मैं कहता हूँ ये सूबाई और नेशनल असम्बली के भी जो इलेक्शन है उसकी भी तैयारी है। चूँकि जब भी टैक्सेस बढ़ाने की बात होती है तो जो भी गवर्नमेंट नई आती है वो पहले 2-3 सालों में ये काम करती है। आखिरी 2 साल इलेक्शन के होते हैं जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है, अवाम को उसमें फैसिलिटेट करना होता है ताकि अवाम का रुझान जो है वो उस पार्टी की तरफ हो। हुकूमत इस चीज़ का ही तो फ़ायदा लेती है, इस चीज़ को लेके वो लोगों को फैसिलिटेट करती है, तरक्याती स्कीमें लेके आती है, लोगों को वो चीज़ों की कीमतें कम करती है, टैक्सेस में कमी लाती है। अब आपने कीमतें कम करने की बात की है, क्योंकि हमारे पास आजकल वक्त कम है तो हम जल्दी जल्दी खबरें अपनी शामिल करते हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आ जाएं जी। अब बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, जब होंगे तब हम भी देख लेंगे कि ये जो फंड्स हैं ये किस काम लोगों के आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लें। अब जो बगैर इंतजार के हर रोज हो रहा है वो है महंगाई। यूटिलिटी स्टोर पे आज जो है वो खबर दी है और खबर के मुताबिक सईद अहमद सईद की खबर है,
रिलीफ खत्म हो गया है। सबसे पहले तो मुझे जवाब ये चाहिए, साई साहब आप बता दीजिए रिलीफ मिलता कब था? जो चीज खरीदने लोग जाते थे, हमने रिपोर्ट किया रैक सारे खाली पड़े होते हैं। ना उस दिन जब प्रोग्राम में बैठे थे तो यही बात हो रही थी पेट्रोल की, और वो तो उन्होंने एहसान किया कि रोक दिया 15 दिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा। तो बाहर जब हम गए तो वो सामने वो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि 40 रुपये पर केजी घी में इजाफा हुआ है। मैं रुका, मैंने कहा दोबारा चेक करें। उसने फिर फ़ोन किया, उसने कहा जी 40 रुपये। एक और दोस्त था, उसके कज़न का स्टोर था, उसने वहाँ से चेक किया, उसने कहा जी 40 रुपये पर केजी पेट्रोल कुकिंग ऑयल और घी जो है वो बढ़ गया। अब रिलीफ जहाँ पे मिलता था वो चीनी ना खाने के काबिल होती है, वहाँ पे जो मिर्चें हैं वो नहीं खाने के काबिल होती हैं, वहाँ पे जो आटा मिलता है वो ठीक नहीं मिलता, जो चीज़ें हैं वो नाकस हैं, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं। तो उस रिलीफ को क्या करना, या तो आप चीज़ों का म्यार ठीक रखें, उसमें आप रिलीफ दें तो फ़ायदा है। ये तो एक अपने दिल को समझाने वाली बात है कि घर में हम घी ले आए हैं, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। जो वहाँ पे चीजें आपको कल ही मैंने जिक्र किया था कि दर्जा अव्वल, दोम, सोम ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, और ये खुद ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। ये देखना ये कितनी ज्यादती है। ऐसे ही अच्छा जी, कोई 1-2 रुपए भी इजाफा नहीं हुआ। टूथपेस्ट 10 रुपए, 1 किलो अचार 95 रुपए, तौबा इस्तगफार। कपड़े धोने वाला पाउडर इकट्ठा 30 रुपए महंगा, शैम्पू 35 रुपए। बट साहब कोई जवाब होता है ना महंगाई का, आप 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ये 30, 35, 90 रुपए की, ये तो समझ ही नहीं आ रही। ये बात साहब की पार्टी है। आप मैं आपको बताऊँ है ना, आप तो बड़े लोग, आप लाहौरी बड़े खुशकिस्मत हैं। ये बड़ी देर बाद लाहौर पहुंचा है ये 75 रुपए घी वाला और ये सारा कुछ। यकीन करें लाहौर शहर से बाहर ये सारी चीज़ें जो हैं कोई 1 हफ्ता पहले महंगी हो चुकी हैं। मैं लाहौर शहर के बाहर की भी खबरें देखता हूँ, फैसलाबाद के अंदर, जहंग के अंदर, टोबे के अंदर ये चीज़ें 1 हफ्ता पहले महंगी हो चुकी हैं। आप रिलीफ की बात कर रही हैं, रिलीफ मैं आपको बताऊँ ये यूटिलिटी स्टोर का बेसिक आइडिया क्या था बट साहब, मुझे ये बताइए। देखिए इसके ऊपर आइडिया इनका ये था कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो बजाय इसके कि हम बाहर लोगों को दें, बाहर की दुकानों को दें, हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ें लाते हैं, उसके ऊपर जो है सब्सिडी देते हैं। गवर्नमेंट जो है वो खसारा खुद बर्दाश्त करेगी, लेकिन आवाम को अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वो 70 रुपए में या जो भी उसकी प्राइस ये जो अब हालिया इजाफा है ये कहाँ गई सारी सब्सिडी? ये बात ना किया करें ना। देखिए जब तक ये हुकूमत, आप इस तरह की क्यों गुफ्तगू करती हैं? अब चीजें लिखी हैं, मैं तो पूछने पे मजबूर हूँ। सर आप बिल्कुल, फिर अब मैं साई साहब वाली कहूँ, आप तो बीट करते थे। मैं बिल्कुल बीट करता था, लेकिन आप यकीन करें कि सब्सिडी, रिलीफ, ये इस किस्म के जो अल्फाज है ना वो अब खुद माफिया मांग रहे हैं इस हुकूमत से कि हमारे ये जो अल्फाज है ये इस हुकूमत के हवाले से मत इस्तेमाल करें। अभी बिजली की समरी गई हुई है, 15 दिन के लिए पेट्रोल इन्होंने रोका है, वो एहसान नहीं किया, ये बढ़ाएंगे। बिल्कुल अभी महंगाई का एक और तूफान आएगा। आपने बिल IMF वाला पास करवा लिया तो उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि सारी चीज़ें बैक पे जाएंगी। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब तकरीर करते हैं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हवाला देते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जी उन्होंने 5 साल, उनको पहले 5 साल थे, बड़े मुश्किल में उन्होंने काटे। भाई खुदा के लिए आप उनके साथ कंपैरिजन मत किया करें अपने आप को। मैं ईमानदारी वाली बात बताऊं, फिर कोई ऐसा सानिया हो जाएगा कि फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। यानी कि आप किसके साथ क्या चीज़ उठा के कहाँ पे ले जाते हैं। रिलीफ आप देने में नाकाम रहे हैं, अवाम को किसी किस्म का सुकून देने में आप नाकाम रहे हैं। आपने जहनी जिस्मानी सुकून सब कुछ तो शहरियों से छीन लिया है। अल्टीमेटली यही हालात रहेंगे, लोगों ने बीमारियों में मुब्तला, लोग ज़हनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। घर का खर्चा पूरा नहीं होता, आपकी चाहे 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आपके घर का किराया जाना है, बच्चों की फीस बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, और बिल जब देते हैं तो फिर वो अजीब गरीब सूरत हाल है। आमदन आप देखें ना, आमदन किसकी आमदन में इजाफा हो रहा है, किसकी कहाँ पे तो सैलरी बढ़ाई गई है, किसी जगह पे जो चोर थे, मैं नून लीग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो चोर थे उस जमाने में हम थोड़े बेहतर थे कि हम चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। अब तो हालात ये आ गए हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पिछ रहे हैं। अपनी सफ़ेद पोशी भी बरकरार रखनी है, आपने घर भी चलाना है, घरदारी भी देखनी है, दोस्त अहबाब को मिलना भी है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, जो पहले एक बंदा 50-60 हज़ार रुपया कमा रहा था वो बड़े अच्छे तरीके से घर चला रहा था,
अब आप 1 लाख रुपए में भी आपका घर चलाना मुश्किल है अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, आपका घर किराए पे है। तो ये जो सब्सिडी की बातें हैं ये भी अब ख़त्म कर दी हैं। जो पहले कुछ मिलती थी, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता था। अब बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे तो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो जो अवेलेबल हैं वो आपको पता है उनकी सूरत हाल नाकस है। और अब जो गवर्नमेंट ने रिलीफ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रिलीफ तो अब सिर्फ नाम का रह गया, अखबारात के लिए रह गया। बट साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी फैमिली गैदरिंग्स में बैठे हुए इस तरह की बातें होती नहीं सुनी। महंगाई डिस्कस कर रहे हैं, अब कभी आप फैमिली गैदरिंग्स में भी बैठ जाएं, लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं कि जी आज वीकेंड है, सारे इकट्ठे होंगे, वहां पर भी ये डिस्कशन हो रही है। बिजली, पेट्रोल, आम चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है। बिल्कुल है अना, वो इसलिए है कि साई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि आप लाख रुपया, लाख 2 लाख रुपया, जितना मर्जी आपकी सैलरी, आपको उसके अंदर पूरा ही नहीं हो रहा। मैं पहले ना कोई मेरे से 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा मांग लेता था ना, तो मैं उसके साथ थोड़ी सी बहस कर लेता था कि यार इतने की चीज़ है। तो मसलन मैंने उस दिन मेरी गाड़ी का टायर का इशू आ गया, वो एक नोब लगनी थी, उसने कहा जी 200 रुपया। मैंने कहा यार 150 रुपया नहीं लैंदे सो। कहता जी लैंदे सा पर तुसी दे दियो, असी तुहाडे कोलों घट कर ले। मैं कहा नहीं यार तू घाटा बर्दाश्त ना कर, तू 200 रुपया ही ले। और नहीं है ना, कूड़े वाला जो आता है ना मेरे घर के बाहर, वो उसको देते 300 रुपया। तो वो कल मुझे उसने कहा कि मैंने उसको 300 रुपया पकड़ा, तो उसने कहा नहीं जी आप 500 रुपया दिया करें। मैंने कहा 500 क्यों? वो कहता आप मेरे साथ चलें, 300 का 1 किलो घी लेके बताइए। अंदाजा करें, ये अब हर बंदे का मसला बन चुका लोग है। डाके नहीं मारेंगे, मुझे आप बताएं ऑनेस्टली, आप लोगों को खुद डाके मारने पे मजबूर कर रहे हैं। व्हाट्सएप आपकी पार्टी है, हम क्या कह सकते हैं। मेरी पार्टी यार, बट साहब ने जो पॉइंट छोड़ा कि इसी वजह से, इसी महंगाई की वजह से माशरे में बिगाड़ आ रहा है, जराइम बढ़ रहे हैं। अभी भी हमने जो ब्रेक से आके खबर शामिल करनी है वो बढ़ती हुई जराइम की सूरत हाल से ही रिलेटेड है। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे हमारे साथी की। इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ जी। रावी रोड से खबर है, स्कूल से घर जाती लड़की पर चाकू से हमला किया गया। मुतासिरा लड़की तिबी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि आपके गलियाँ, बाजार, चौराहे इतने गैर महफूज कैसे होते चले जा रहे हैं, जबकि हमेशा से मुझे इरफान साहब की, जब भी मैं स्टार्ट ऐसी खबर करती हूँ मुझे बात कि हमारी पुलिस जो है उसके पास तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकती है, लेकिन वो ये भी कहते कर सकती है। साई साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, फिर कैसे ये वाक़यात हो जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन इसका जिम्मेदार है? कहीं पर भी कोई भी महफूज नहीं है। अना ये देखें ना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये बड़ा, कल मैं आईजी के डीपीआर के पास ही बैठा था जब ये वाक़या हुआ, और मैं उससे ये डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि एक बच्ची है छोटी सी, 9वीं क्लास की वो तालबा है। तो मैंने कहा कोई सफाक आदमी है, उसने उसके सर के बाल काट दिए। ना वो मीडिया पे आके किसी से बात करना चाहते होंगे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। उसके बाद मैंने कहा मुलज़म आप पकड़ लेंगे, वो 2 या 4 दिन बाद उसकी बेल हो जाएगी। ऐसे ही है। इसमें होना ये चाहिए, एक तो आपकी तफ्तीश जो है वो बड़ी बेहतर होनी चाहिए। पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का जब आप चलान पेश करते हैं ना, तो उस जगह पे जब गड़बड़ होती है ना, तो ख़राबी तब होती है। ये हम कहते हैं सज़ाएँ नहीं मिलती अदालत से। आपकी तफ्तीश ठीक हो, आप चलान अच्छे तरीके से बनाएं, आप तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को कोर्ट तक लेके जाएंगे, सज़ाएँ मिलेंगी तो लोग इबरत का निशान बनेंगे, इबरत का निशान बनेंगे तो क्राइम कम होगा। और ये हर क्राइम की खबर। और अभी मेरे साथ एक दिन एक एसपी रैंक के अफसर यही डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदे ने 30 डकैतियाँ की और वो 15 दिन बाद बेल आउट हो गया। उसकी वजह क्या थी? उसने कहा तफ्तीशी ने चबल ये मारी कि उसने उस पर 30 पर्चे तो डाल दिए, तफ्तीश इंतहाई नाकस की, चलान में तमाम चीज़ें पूरी नहीं की। जब पूरी नहीं होंगी, आपके पास गवाहान नहीं होंगे, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो बेल आउट करेगी ना आपको। आप अदालतों को जो जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप अपना पहले तफ्तीशी निज़ाम ठीक करें, जो आपके पैरामीटर्स हैं क्या वो आप पूरा कर रहे हैं। जब आपकी कानून की रिट नहीं होगी, जब आप चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे, तफ्तीश ठीक नहीं करेंगे, तो बड़े से बड़ा केस भी अदालत में जाकर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। ये तो जिम्मेदारान के लिए, हमारी पुलिस के लिए एक मैसेज था, एक तजवीज़ थी कि इस तरह से काम इनको करना चाहिए, इस तजवीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट सब इस स्टोरी का एक सोशल पहलू भी है। जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी तो मैं सोच रही थी नॉर्मली क्या होता है जब घरों में इस तरह की कोई बात पता चलती है ना, गली मोहल्ले में लोग डिफरेंट चीज़ें एसोसिएट उस बच्ची के साथ करना शुरू कर देते हैं। अलमिया है ये हमारे मुआशरे का। अब ये 15 साल की बच्ची है, मुझे ये बता दें इसकी तो ज़िंदगी भर के लिए एक चीज़
लोग अपने से भी बातें बना लेते हैं, उसके साथ एसोसिएट हो गई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? देखिए, इसका जिम्मेदार मुआशरा है। हमारे जहन इतने पिस्तकद हो गए हुए हैं कि हम एक चीज़ को उसकी गहराई में जाके देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, इसके बाद इस बच्ची के लिए जब, क्योंकि इसकी फैमिली वहीं पे रहती है, इस बच्ची के लिए जब भी रिश्ता आएगा, ये हमारी वो जहाँ भी मूव करेगी गली में दोबारा से जाएगी, स्कूल में बच्चे अजीब अजीब बातें करेंगे, गली के लोग आपको देखेंगे। ये बताएं कि इस बच्ची का क्या कसूर है, क्या कसूर है, इस बच्ची का क्या कसूर है। साई साहब ने बात की तफ्तीश की, मुआशरती अलमिया, ये हमारा मुआशरती अलमिया है। हम इस जहन को तब्दील करने में नाकाम रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं, अना कसम खुदा की, जब वो बात करते हैं ना, कोई कमेंट करते हैं, तो उससे पता लगता है कि यार ये ग्रेजुएट आदमी है, ये मास्टर्स किया हुआ इसने, या इसकी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी है कि ये इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहा है। ख़वातीन के बारे में, बच्चियों के बारे में कोई इस तरह का वाक़या हो जाए, हम बुनियादी तौर पर एक गहराई में, ज़िल्लत की गहराई में गिरे हुए मुआशरे की निशानदेही करते हैं इस किस्म के कमेंट करके। जहाँ तक साई साहब ने बात की उसकी कि तफ्तीशी निज़ाम, मैं 27-28 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, मैं शुरू से यही सुनता आ रहा हूँ कि तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये जराइम जितना बढ़ा है, ये नाकिस तफ्तीश ही इसकी बुनियाद है, की वजह से बढ़ रहा है। केसेस अदालतों के अंदर पड़े रहते हैं, साइड साथ ताली दोनों हाथों के साथ बाजती है। तफ्तीशी निज़ाम अपनी जगह पे, लेकिन जो अदालत वहाँ पे बैठी है, जो ये कह रही है कानून अंधा है, यार उसको अंधा ज़रूर है, लेकिन क्या सेंस है या नहीं है? अच्छा, ये दो चीज़ देखें ना, दो केस हैं पिछले 2-3 साल में जो बड़े हाईलाइट हुए, आपने भी कहीं ना कहीं उसकी खबर दी होगी, चूँकि आप सीएम को कवर करते थे। जैनब कत्ल केस, जी, और वो जो आबद मल्ली वाला मोटरवे ज्यादती केस था, उसमें इतने हाईलाइटेड केस थे कि पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त काम किया, और दोनों एक मुलजम को तो चलें वो हो गया, उसकी फांसी हो गई, दूसरा जो है वो भी बिल्कुल करीब है, उन्होंने अपील की हुई है, लेकिन उसकी तफ्तीश बड़ी ज़बरदस्त थी, सज़ाएँ फौरी हुई, उस पर एक्शन फौरी हुआ। जो केस हाईलाइट नहीं होता उसमें लोग बड़ा मार खाते हैं। मैं कल ही अभी एक बंदे की सिफारिश करवाई है, उस बंदे का बेटा कत्ल हुआ है और उसके 12 लाख रुपए दिए हैं तफ्तीशी को, तो अभी तक उसका चालान मुकम्मल नहीं हुआ। अंदाजा करें आप, बेटा कत्ल हुआ है, अंदाजा यानी कि और 12 लाख रुपए तफ्तीश ना करें हो ना, आप पैसा फेंके, यानी कि वही चीज आ गई ना, आप पैसा फेंके जो मर्जी करवा लें। वो सही कहते हैं कि करप्शन का रेट जो है वो बढ़ गया है, किसी का बच्चा मर जाए, किसी की घर के ऊपर कब्जा हो जाए, आप पैसा फेंके जो मर्जी करवा लें। बस जी यही सूरत हाल है। अल्लाह ताला से हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। अदरवाइज जो हमारे यहाँ जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक माशरे में बहुत, एक नहीं बल्कि हर जगह पर बिगाड़ हमें नज़र आ रहा है, लोगों की फैमिलियाँ इससे डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से ही रहम हम मांग सकते हैं, और तो यहाँ पर कोई रहम करने वाला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस जानेंगे आप ब्रेक के बाद, उसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं जी सोलर से हासिल होने वाली एनर्जी, जिसके ज़बरदस्त मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। अब ये तैयारी किन मराहिल से गुजरती है, एक्चुअली ये एक समझने वाला काम तो है ही, इस पर हमने आज बात करनी है। और फिर हम हर जगह यही देख रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और इस्तेमाल ज़्यादा होता चला जा रहा है, उस पर इस तरह की चीज़ मुतारिफ कराना बिलाशुबा एक अहम चीज़ है। तो हमने चाहा कि आपसे ज़रूर डिस्कस करें। हमारे मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, हमारे मेहमान आज के हैं मंजूर सुल्तान साहब, PhD स्कॉलर हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, सोलर से हासिल होने वाली एनर्जी मॉडल्स इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो तैयार की 2007 में, और अपनी तालिब इल्मी के दौर से इन्होंने बाकायदा तौर पर इस काम का आगाज़ कर दिया। दुनिया भर में तवानाई की कितनी ज़रूरत है और फिर इसके ज़राए कौन कौन से दस्तयाब हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमान के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, इन्होंने बेस्ट रिसर्च अवार्ड भी हासिल किया है, और इसके साथ साथ आर्टिकल्स भी इनके पब्लिश होते रहे हैं सोलर एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के हवाले से। और इनके साथ मैं ये भी बताती चलूँगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर में सेक्रेटरी की खिदमात भी इन्होंने सरअंजाम दी हैं। तो मंजूर साहब को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ना यूसुफ, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये ख्याल कैसे आया कि इस तरफ आपने जाना है? एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब हम BS कर रहे थे 2007 में, तो क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो
जो प्राइसेस थी फ्यूल की वो बहुत ज़्यादा थी। तो वाला साहब ने कहा कि आप दोनों भाई छोटे भाई हैं, वो भी PhD स्कॉलर हैं, तो आप दोनों भाई जो पढ़ रहे हैं तो मुझे इसका क्या बेनिफिट जो है, फ्यूल की कास्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो। तो तब हमने सोचा और हमने सोलर के ऊपर जो है एक अपने डिपार्टमेंट में एक मॉडल तैयार किया और वो एक छोटा प्रोजेक्ट दिया, जिसमें मेरे जो वहाँ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट का एक सर्टिफिकेट दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और उसके बाद हमने चाइना से एक कंप्लीट प्रॉपर सेटअप मंगवाया और उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। और वो एक्सपेरिमेंट्स हमने ऐसे किए कि फ़र्स्ट टाइम जब हमने सोलर ट्यूबवेल चलाया तो उसकी आउटपुट बहुत कम थी, मगर हम डिसहार्ड नहीं हुए। वाला साहब ने अप्रिशिएट किया, असातिज़ा कराम, उसमें डॉक्टर हारिस रशीद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर फजल अलीम साहब, इन्होंने हमें मोटिवेशंस दी। तो हमने 2011 में सबसे ज़्यादा आउटपुट का सोलर ट्यूबवेल चलाया, फिर पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज जो हम ज़रूरियात देख रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही, इतना भारी भरकम, जो मॉडल है आपका किस तरह से सहूलत दे सकता है? एक्चुअली इसमें यह है कि जो थ्रू आउट अगर हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रही है और रीन्यूएबल में भी फिर ग्रीन एनर्जी पे जा रही है। अगर ग्लोबली हम बात करते हैं तो जो ग्लोबली 73.8% जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और 26.2% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल से। ठीक है। जबकि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त उसमें 7% जस्ट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उसमें जो सोलर है वो 1.6% है, जो बहुत कम है और ना होने के बराबर है। तो ये एक ग्रीन एनर्जी है, तो हमें इसकी तरफ जो है वो फौरन। शमसी तवानाई की पैदावार जो है इतनी अहम क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये इतनी अहम इसलिए है कि इसकी आने वाले दौर में ज़रूरत है। अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखते हैं जो रिसेंटली 1 डे बिफोर पब्लिश हुई है, तो उसमें उनके मुताबिक जैसे 20 से 25 साल पहले ऑल अराउंड द वर्ल्ड शिफ्ट हुई थी फ्यूल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, सारे जो उनके पावर प्लांट्स थे, आने वाले 20 से 25 साल के बाद कंप्लीट जो वर्ल्ड है ग्लोबली वो शिफ्ट हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर और विंड पर, जिसमें अभी USA जो है उसकी जो कंजम्पशन है वो इसमें 36% जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। इसमें ब्राज़ील इस वक्त टॉप रैंक के ऊपर है, 88% वो CO2 मिशन फ्री है। बेसिकली जाने का मकसद ये है क्योंकि जो क्लीन एनर्जी है ये ग्रीन एनर्जी भी है, इससे CO2 मिशन नहीं है। आप करंट अगर पोजीशन देखते हैं पोल्यूशन की, जैसे अगर मैं जिक्र करूं, जब 2017 में मैं बीजिंग में गया तो हमें ये कहा जाता था कि आपने मास्क लगाना है क्योंकि बीजिंग जो है वो पोल्यूटेड सिटीज़ में आता था। अब लाहौर की ये पोजीशन है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखते हैं अल जज़ीरा की रिपोर्ट तो उसमें लाहौर जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। ऐसी तो जो हमारा पाकिस्तान है वो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन चुका है। तो हमें फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, उस एनर्जी की तरफ जो CO2 मिशन फ्री हो। तो उसमें हमारे पास 2 ही सोर्सेज हैं, एक आपके पास सोलर एनर्जी है और सेकंड आपके पास विंड है। अच्छा, ये सोलर एनर्जी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर शमसी तवानाई का, इसमें क्या कोई खामियां भी हैं? इसके अंदर बिल्कुल इसमें खामियां इस लिहाज से है कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर चेक बैलेंस नहीं है, आप अच्छी क्वालिटी यूज़ नहीं करते, रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसमें जो सेल है वो लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे आपने बहावलपुर में एक प्रोजेक्ट किया 100 मेगावाट का, अब उसकी जो प्रोडक्शन है वो 18 मेगावाट है इस वक्त। उसकी रीज़न क्या थी? बेसिकली उसका डिज़ाइन, उसकी जो सिलेक्शन थी वो ही गलत थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि अब वो गवर्नमेंट उसको सेल करने जा रही है। हमें इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज़ बनानी चाहिए, इसको क्वालिटी को, कॉस्ट को, इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसमें ऑलमोस्ट 90% डेज ऐसे हैं जो सनी हैं, तो ये और कंटिन्यूस इससे हम एनर्जी ले सकते हैं। सही। अब हमने लोगों को इस बारे में बताना है, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, क्यों इसकी तशहीर ना की जाए, इसका कोई प्लान है?
जी बिल्कुल, इसका मेरा जो है प्लान ये है कि हम इसको लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसमें दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वो लोग हैं जो लगाने वाले हैं, उनको भी पता नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली हमें एक कंपनी ने कहा जी INVT इन्वर्टर लगाना है। वो लगा रहे थे, सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, मगर वो कैसे ऑन होगा उनको पता नहीं है। तो उसके लिए हमें उनको ट्रेन करना चाहिए। और दूसरा ये है, हुकूमत को कोई इसका मॉडल बना के दिया, वहाँ से कोई पेशकश आई है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। जब तक हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को लिंक नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री का लिंक ऐसे ही है जैसे डिफरेंस है, जैसे ज़मीन और आसमान में है। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वहाँ सेमिनार्स कराएं, कॉन्फ्रेंसेस कराएं, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि सोलर बेसिकली क्या है, इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अभी करंट ये जो 2 से 3 साल गुजरे हैं, इसमें लोगों में अवेयरनेस तो पैदा हुई है, मगर क्वालिटी के ऊपर चेक बैलेंस अभी भी नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे हैं। देखिए, इंडिया हमसे आगे है, वो 38% प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। आपका चाइना जो है वो 43.5% प्रोड्यूस कर रहा है। और चाइना 2021 में दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है जो सोलर इंस्टॉलर के तौर पर सामने आया है। सही। प्लान्स क्या हैं आपके फ्यूचर के? मेरे फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जो टैक्स इम्पोज किया गया है इसको वापस ले। इसका होगा क्या कि देखें, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है वो 2025 से 2030 तक जो उनका विजन है कि हम ये 7% से मूव कर जाएंगे रिन्यूएबल कुछ 25 to 30% पे। अगर ये टैक्स इम्पोज होता है तो जो फ्लो है वो 50% डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिडिल क्लास भी आउट हो जाएगी और जो है लोअर क्लास है वो भी हो जाएगी, आउट हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की उसमें ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, अपर क्लास बहुत कम है। सही। तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जो नेट मीटरिंग है उसको आसान करना चाहिए कि अगर आपने एक नेट मीटरिंग करानी है और वो 2-3 माह का 4 माह का प्रोसेस है तो वो एक बहुत टफ प्रोसेस है। तो हमें चाहिए कि हम उसको वन विंडो ऑपरेशन की तरफ लेके आएँ, टैक्स जो हैं वो कम करें, रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाएं जो हमारे पास से इसकी कास्ट को और क्वालिटी को चेक बैलेंस करें। इसके अलावा मेरे पास प्लान्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं। देखें, इन्वर्टर्स हैं। अब लास्ट 2021 में अगर एक कंपनी 3 अरब रुपए के इन्वर्टर इंपोर्ट कर रही है तो वो सारा पैसा आपका पाकिस्तान से बाहर गया। बिल्कुल। पैनल्स हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में सारी दुनिया विंड और सोलर पे शिफ्ट होगी। तो हम कब तक चीज़ें बाहर से लेंगे? तो मेरे पास बहुत इसमें अच्छे प्लान्स मौजूद हैं कि हम बहुत कम कास्ट में हम अपना यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए सोलर पैनल यहाँ पर हम बनाएं, उसके बाद इन्वर्टर्स यहाँ पर हम बनाएं, हमारा अपना लेबर यूज़ होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं देखने वालों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि जी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हों। इसमें क्वालिटी को इंश्योर करें। जो हैं वो प्रॉपर इंस्टॉलर होने चाहिए। एक कोई भी आप जिससे भी लगवाएं, अगर वो अच्छी टीम है तो उनसे ज़रूर लगवाएं। क्वालिटी की चीज़ पे जाएं और सोलर एनर्जी पे जितना हो सकता है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही दौर होगा। और आप अगर उस पर जितनी जल्दी मूव कर सकते हैं वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और जो PM साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है उसको भी सपोर्ट मिलेगी और वो कंप्लीट हो सकता है। मगर अगर यही टैक्स इम्पोज रहे तो फ्लो डाउन होगा और हम जो दुनिया का टारगेट भी है कि 20 से 25 साल में कंप्लीट शिफ्ट हो जाएंगे तो हम फिर शिफ्ट नहीं हो सकते। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जो फ्री ऑफ कास्ट है। बिल्कुल अच्छा सोर्स है। जितना प्रमोट किया जाएगा उतना लोग इसके बारे में जानेंगे भी और इस तरफ आएंगे भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमने प्रोग्राम के हिस्से में शामिल करने हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले क्या होंगे जी, आज के भाव। कोमल की तरफ चलेंगे, मार्केट में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं जी मार्केट में आज सब्जियों के रेट क्या हैं। ओवर टू यू कोमल।
ना सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि दुकानदार जो है वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक भी कीमतें बढ़ाकर भी सब्जियां बेचते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं सब्जी मंडी के हवाले से बात करूं तो वहां कीमतें कुछ और नजर आई हैं, जबकि ओपन मार्केट में दुकानदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक कीमतें बढ़ाकर सब्जियां फरोख्त करते भी नजर आ रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मैं आलू की कीमत के हवाले से बात करूँ तो दर्जा अव्वल का जो आलू है वो 1 रुपये कमी के बाद आज 25 से 28 रुपये फी किलो उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार जो है वो 30 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह प्याज दर्जा अव्वल की कीमत आज मुस्तकिम नजर आई है 26 से 29, जबकि जो दुकानदार है वो 30 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह टमाटर दर्जा अव्वल 10 रुपये इजाफे के बाद 125 से 130 है, जबकि दुकानदार 140 में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह लहसुन चाइना कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 300 से 310 है, जबकि दुकानदार 320 में फरोख्त कर रहे हैं। धनिया 2 रुपये कमी के बाद सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 38 से 40 रुपये है, जबकि दुकानदार जो है वो 42 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। अदरक चाइना कीमत मुस्तकिम नजर आई 200 से 210, जबकि दुकानदार जो है वो 215 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। खीरा फार्मी 2 रुपये कमी के बाद कीमत जो उसकी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नजर आई वो 48 से 50 रुपये है, जबकि दुकानदार जो है वो 52 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। कीमतें जो हैं वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन सब्जियां जो है वो नाकिस हैं। जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि कीमतें इसलिए बढ़ाकर बेचते हैं कि मंडी से लाने और ले जाने में पेट्रोल लगता है और उसमें भी खर्चा आता है, इसलिए जो है दुकानदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक बेच रहे हैं ताकि। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने सब्जियों की कीमत बताई। और मेरे पास है जी मीट रेट। मीट रेट क्या है ज़ैनत शॉप के? सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं ज़ैनत शॉप पे बीफ पर केजी 600 रुपये, और इसके बाद बीफ मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है जी 785 रुपये किलो। अब जी मटन के रेट क्या हैं? 1580 रुपये, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1700 रुपये किलो। सो चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 196 रुपये में आपको मिल सकेगी। इसका भुना हुआ गोश्त 284 रुपये में। सो इसके बाद जी एग रेट है हमारे पास। एग रेट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। रिटेल प्राइस के मुताबिक 157 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपए की बचत आप कर सकेंगे, और 155 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अब की गोरमे के रेट क्या है? गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 156 रुपीज़ में आप खरीदारी कर सकेंगे। सो ये तो जी रेट लिस्ट थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब हमने आपको बताना है आपने बचत कैसे करनी है। सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। कुछ ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है, मैं आपको बता देती हूं। आज का पहला ब्रांड उनसे लंदन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 75% ऑफ। ब्रेकआउट अप टू 50% ऑफ। जीन पे अगर आप जाएंगे, नेक्स्ट ब्रांड है जी यहां पर फ्लैट 50% ऑफ। और इसके बाद डाइनर्स पे फ्लैट 40% ऑफ। चलेंगे ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं मछली की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। बहुत सारे लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा है, कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो वो लोग क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। खैर, डिफरेंट तरह से हम देखते हैं लोग फ़िश बनाते भी हैं, डिफरेंट टाइप्स फ़िश की हैं जिनको लोग पसंद भी करते हैं। तो इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, कौन सी टाइप फ़िश की है जिसकी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अहमियत है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर बनाने का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तरीका ये होता है कि जिस तरह से हम चीज़ को बनाते हैं उसकी अफादियत को भी ख़त्म कर देते हैं। वो भी आपको बताएंगे किस तरह से आपने फ़िश बनानी है, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, हमारे ग़िज़ायत हैं सहर चावला ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का टॉपिक मुझे बताइएगा मछली की ग़िज़ाई अहमियत क्या है।
मैं तो 3 बार जो एंजॉय कर रही हूँ इसको आजकल हफ्ते में। हाँ। और मछली की माशाल्लाह ग़िज़ाई अहमियत इतनी है कि प्रेग्नेंट खवातीन के अलावा उनको मैं कहती हूँ आप हफ्ते में 3 बार ले लें। मैं हर एक को रिकमेंड करती हूँ आप बेशक रोज़ डिनर में मछली खाएं 3 से 6 आउंस, यानी आपके लिए इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन मील है। अगर हम इसका फ़ायदे की बात करें कि इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना मछली ब्रेन फूड है, ये बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारा इंटेलेक्ट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसाइड करता है, ग्रे मैटर, उसका 15% हिस्सा उस एरिया का ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। मछली में खास करके मछली की कुछ इकसाम है, हम आगे बात करेंगे, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ये इंप्रूव करता है। मैंने सुना सम टाइम लोग कहते हैं कि आपकी आई सेट के लिए भी मछली बहुत अच्छी बच्चे के, अगर जो प्रेग्नेंट माँ है वो अर्ली टाइम पर अच्छी क्वालिटी फिश जो है वो स्टार्ट कर देती है, वो बच्चे की विजन के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन खुराक है। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास ये प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है आपके पास, तो प्रोटीन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। आयरन रिच है, आपको एनीमिया नहीं होता है, विटामिन B6 की इसमें भरमार है, तो ये आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको भी इंप्रूव करती है। और कुछ ऐसी मछलियां हैं, मैं नाम ले लेती हूँ, सार्डीन्स। सार्डीन्स को अगर आप हड्डियों के साथ चबाते हैं और उसकी हड्डियां ना बहुत मजे की होती है, वो एडिबल होती है, यानी आप उसको खा सकते हैं, तो कभी आपको विटामिन D की कमी नहीं होगी। नोइंग कि हम में से कोई भी सन बैथिंग नहीं करता है, हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते, और विटामिन D खानों में इतना ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। अगर आप सार्डिन फिश अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप उसको खाते हैं हड्डियों के साथ, से क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आजकल जो हालात, अच्छा टाइप्स डिफरेंट है, एक टाइप आपने बता दी, एब्सोल्युटली। क्या हर टाइप की फिश की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल अलग है। अगर आपने किंग ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज किसी फिश को कहना होगा ना, तो मैं सार्डिन्स और सैल्मन को कहूंगी। ठीक है। हमारी जो हाई जेंट्री है उनमें सैल्मन फिश काफी ज्यादा फेमस होगी। याद रखें कि मछली सिलेक्ट करते वक्त आपके पास ना हमेशा क्राइटेरिया होना चाहिए, फैटी फिश हमेशा बेस्ट होती है, यानी वो फिश, मैं आपको बताती हूँ फैटी से क्या मुराद है, जिसमें फैट ज्यादा है वो बेस्ट फिश है। उसका मतलब है कि उसमें गुड फैट, ओमेगा 3 मैं तो परेशान हो गई हूँ, आप फैट को बेस्ट कह रही हैं इस दफा, फैटी फिश क्या हो गया? इज द बेस्ट फिश। मैं अच्छे फैट को हमेशा बेस्ट कहती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है फैट की तारीफों से, और शुगर की मैं मरते दम तक बुराई करती रहूंगी। ठीक है, तो फैटी फिश में आपके पास सैल्मन आ जाती है, ट्यूना आ जाती है, सार्डिन्स आ जाती है, मैकरल आ जाती है, ब्लैक कॉड आ जाती है, रेनबो ट्राउट आ जाती है। ये बेहतरीन मछलियां हैं, यानी अगर इन मछलियों को आप सही तरीके से पका के तेल की कढ़ाई में तल के नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी आईसाइट, आपका दिमाग, आपका ब्लड, आपका इम्यून सिस्टम सबके लिए बेस्ट अच्छा जी, उस तरफ तो हम आएंगे। अब ये कौन कौन सी फिश, क्या उसकी अहमियत है, वो सहर ने बता दी। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, खासतौर पे बच्चे मेरे अपने घर में है, फिश खाली स्किन बिल्कुल साइड पे कर दी, ये हमने नहीं खानी। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि असल उसकी न्यूट्रिशन उसकी स्किन के अंदर ही होती है। वाकई अच्छा, न्यूट्रिशन स्किन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका मीट है उसमें आपके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्किन को अलग करते हैं तो आप न्यूट्रिशन का एक बहुत खास हिस्सा, बहुत खास प्रोटीन हिस्सा, वो आप उसको अलग करें, तो आपने स्किन के साथ जरूर खानी है। और मेरे ख्याल से स्किन के साथ जो है, बट अगेन सबका अपना अपना टेस्ट होता है, उसका टेस्ट ज्यादा दुबाला हो जाता है। अगर आप स्किन नहीं भी खाते हैं तो चले एटलीस्ट आप उसका गूदा या उसका फ्लैश तो खाएं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब प्रॉपर तरीकेकार क्या है? जगह जगह मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, भरे होते हैं पूरे पूरे रेस्टोरेंट, और हम देखते हैं डीप फ्राई करके फिश जो है, ज्यादातर शॉप्स में तो ये देखते हैं बेसन की कोटिंग उस पर की होती है। अच्छा, जब आप उसके ऊपर बेसन की कोटिंग करते हैं, वैसे तो बेसन की कोटिंग बहुत अच्छी चीज है, बेसन आपके पास चने का बना हुआ आटा है ना, तो यानी आपने उसको एक अच्छी प्रोटीन की कोटिंग की, लेकिन अब डिपेंड करता है आपने उसको कुक किस तरह किया ना। ये बात हम सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में हमारे लिए किसी ने ऑलिव ऑयल और देसी घी तो रखा नहीं हुआ, सस्ते वाले वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वहां पे, और वेजिटेबल ऑयल्स में जब वो मछलियां तलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में आपके पास होते हैं PUFA, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो जरा से भी हीट के एक्सपोजर से फट जाते हैं और डेंजरस और टॉक्सिक फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मछली की सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपने बर्बाद कर दी है अगर आपने उसको डीप फ्राई ले लिया है। यकीन करें आपको एक भी फायदा नहीं होगा उन सब में से जो सारे फायदे अभी मैंने आपको बता दिए। क्या है वो भी शेयर मैं तो बेस्ट तरीका बताऊंगी, क्योंकि आपके पास सर्दियां हैं, फिश भी आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस्म को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, सर्दियों में इसकी जरूरत होती है। देसी घी में इसको स्टर फ्राई करें, या तो आप इसको बेक करें या तवे पे आप इसको रख के, जो कि मेरा तरीका है, मैं 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी लेती हूँ बड़ी सी गन्नी पे, गन्नी ही कहते हैं ना उसे, और उसको ढक देती हूँ। ठीक है, उसको अच्छी तरह दोनों साइड से बेक करें। देसी घी भी जिस्म को मॉइस्चराइज करती है, देसी घी आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, फिश भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो अगर आप ऑथेंटिक देसी घी लेते हैं तो इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको कोयलों पे भी
वो कर सकते हैं, तो क्या वो भी बिल्कुल ठीक है? अच्छा, कोयलों पे उस फिश का कैलोरी काउंट तो उतना ज्यादा नहीं होता, यानी वो आपको मोटा नहीं करेगी। इस प्रैक्टिस को इतना ऑफर ना करें, क्योंकि कोयलों पे चाहे चिकन हो चाहे फिश हो, हम खाने के नाइट्रेट्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कंटेंट ज्यादा करते हैं। नाइट्रेट्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपके पास कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। जब बारबेक्यू और कोयलों पे बने खानों का आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो, तो जिस्म एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में दाखिल हो जाता है और उन साइकिल्स को फरोग देता है जो आपके पास डिजीज डेवलप करते हैं। ओके, ठीक है जी, ये भी बता दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, दूसरा एक तरीकेकार जो है, बहुत ज्यादा तेज मसालों का इस्तेमाल लाहौरी करते हैं। वो फिश के लिए जो तरीकेकार होता है कि आप उसको बहुत ज्यादा मसालों की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है? मैं तो इसको रिकमेंड करूंगी, व्हाटएवर सूट्स योर टेस्ट बड्स। स्पाइसेस आपके पास कैलोरीज में होती है, अगर आप हल्दी, लाल मिर्च, अगर आपके पास ऑर्गेनिक स्पाइसेस है, हर एक का अपना बेनिफिट है। नमक का कंटेंट थोड़ा कम रखें, ठीक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर खाने में नमक का कंटेंट कम रखें। हर खाने में अपना नमक मौजूद होता है, तो जब आप नमक करेंगे वो जरूरत से ज्यादा वाटर रिटेंशन होगी। आप उस पर दही लगाएं, आप उस पर हरी मिर्च लगाएं, आप गरम मसाला लगाएं। आपने जिक्र किया, लोग कहते हैं दही तो खानी नहीं फिश के साथ। दही बिल्कुल आप खा सकते हैं फिश के साथ, दही तो लोग कहते हैं फुल बेरी हो जाती है। नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है। एक और मिथ की बात करते हैं कि मछली के बाद जो आप दूध पीते हैं, मैं वही कह रही हूँ, दही व्हाइट चीज कोई भी कहते हैं कि फिश के साथ नहीं। दही का रायता आप खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध से मैं क्यों मना करती हूँ? इसलिए नहीं कि आपको फुल बेरी या विटिलिगो हो जाता है, इसलिए कि दूध को आप किसी भी खाने के साथ मिक्स नहीं करते हैं। दूध का जो प्रोटीन होता है, अच्छा वो आपने बात कर दी, केजीन अना, वो किसी भी खाने के प्रोटीन के साथ स्ट्रक्चरली अच्छा बैठता नहीं है। तो दूध को किसी भी खाने के साथ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिश। सही, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करती हूँ। जब भी मैं फिश खाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है सारी रात में बार बार उठ के पानी पी रही हूँ। अच्छा, क्या वजह? उसकी वजह ये है कि आपके पास जो फिश का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है ना, यानी हर खाने में एक एबिलिटी होती है, ये बारबेक्यू खाने से भी अक्सर लोगों को होता है, मुझे होता है। हर खाने में एक एबिलिटी होती है कि वो आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस एक स्पीड तक बढ़ाता है। जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है ना, एनिमल प्रोटीन, उसमें ये एबिलिटी ज्यादा होती है आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की। तो जब ये थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है, इट मेक्स यू, आपको ऐसा लगता है कि कान ना रो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्यास लग रही है बार बार, तो दैट इज जस्ट अ थर्मोजेनिक इफेक्ट। अच्छा जी, कहा जाता है फिश गर्म है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग ना खाएं, फलां बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं वो ना खाएं, हार्ट पेशेंट है तो ज्यादा फिश नहीं खानी चाहिए, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, 6 से 7 आउंस से ऊपर किसी को भी नहीं खानी चाहिए, चाहे आप हार्ट पेशेंट है चाहे आप हार्ट पेशेंट नहीं है। तला हुआ खाना किसी को भी नहीं खाना चाहिए, चाहे आप हार्ट पेशेंट है चाहे आप हार्ट पेशेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे वो लोग जो अल्लाह के करम से अभी तक बीमारियों से बचे हैं, गलत चीजें खाने के बावजूद भी, वो उन लोगों को मशवरा देते हैं कि 80 तली हुई मच्छी खा सकते हैं, तुसी रहन दो, और तुसी भी रहन दो, सारे ही रहन दो। तो आप जो बेक्ड मछली है वो 3 से 6 आउंस सारे खा सकते हैं। क्यों नहीं खानी चाहिए? उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को, और ये जो हम खुद ही से कह देते हैं फलां चीज बहुत गर्म है, ये नहीं खानी चाहिए, ये चीजों की तासीर होती है, इसका मतलब है कैलोरी डेंस। ये इसका यही मतलब है, आपके पास थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड करने की एबिलिटी किस में ज्यादा है? जैसे जब हमने नट्स की बात की थी, तो नट्स में जरा ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ ठंडा हर्ब, तुलसी एक ठंडा हर्ब है, ठीक है। जैसे इस तरह की चीजों की तासीर होती है कि वो आपके थर्मोजेनेसिस को कम करती हैं या ज्यादा करती हैं। होता क्या है, अब आप दावतों पे जाएं, आपने फिश अच्छी खासी खा ली, या बाहर खाना खाने का प्लान है, आपने खा ली, उसके बाद आप कोई भी ड्रिंक बहुत ठंडा पी लेते हैं। एब्सोल्युटली गलत है ना। अब आप ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद 13 चम्मच ऑफ शुगर ले रहे हैं, उसके बाद 13 चम्मच ऑफ शुगर है, वो कैफीन का बम्ब है, थोड़ी बहुत उसमें एसिडिटी है, उसके बाद आपको तेजाबियत ही होनी है ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू फील गुड? और अगर आप अच्छी न्यूट्रिशनल हाइजीन नॉर्मली फॉलो करते हैं और किसी दिन मेरी तरह चीट डे कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको आदत नहीं होती है, तो आपको बुरा ही फील होना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि बेसन की कोटिंग की जाती है, फिर उसको आप डीप फ्राई भी कर लेते हैं, और लोग चावलों का पाउडर भी लगा लेते हैं, डिफरेंट तरीके कार है। इससे न्यूट्रिशन वैल्यू तो किसी तरह से कम नहीं होती ना फिश की। अच्छा, चावलों का पाउडर लगाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इट इज अ ग्रेट आइडिया। राइस फ्लावर लगाना, कैलोरी कंटेंट जरूर ज्यादा हो जाता है। दोज पीपल हु आर वेट वॉचर्स और दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज देयर वेट, तो फिर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैंने डाइटिंग में फिश खाई है अगर आपने चावलों का वो यूज कर लिया है। बेसन भी आपके पास कैलोरी कंटेंट बढ़ा देगा, एज लॉन्ग एज आप इनको डीप फ्राई नहीं करते, ये हेल्दी है। सही, जो लोग डाइट कर रहे हैं वो नहीं, वो तो नहीं, वो बेक करके मेरी तरह बस। उनके लिए फिश की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए दिन में? 3 से 6 आउंस। जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट वेट पे है उनका 3 आउंस, जो लोग मेंटेनेंस पे है उनका 6 आउंस। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैसेज सबको यही देना चाहूंगी जो हमेशा देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज की गाइडेंस दे दी है, रवि और एतदाल का रास्ता इख्तियार रखें। और फिश अगर आप बेक करके खाएंगे 3 से 6 आउंस, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ना वो आपको हार्ट अटैक करेगी ना ब्लड प्रेशर रेस करेगी। जबरदस्त। तो जी, आप जरूर, एक आपके पास नेमत मौजूद है और यही सीजन है जिसमें बहुत
ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, तो ज़रूर खाएँ। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो भी आपको बता दी हमने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।